माननीय बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि स्पीकर के कर्तव्यों के बारे में कि स्पीकर को निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए, उसे सदन के नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए और सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि स्पीकर को सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, उसे सदन के सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए और सदन की गरिमा बनाए रखना चाहिए। बाबा साहब ने स्पीकर की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण माना और कहा कि वो सदन के संरक्षक हैं। कभी सर इधर से अव्यवस्था होती है, कभी इधर ये वाले नहीं चाहते सत्ता पक्ष वाले, और हाउस डिजोल्व हो जाता है सर। और हम जहां से चुन के आते हैं सर, वो लोग उम्मीद करके बैठते हैं कि इस आदमी को वोट दिया है, ये जाके हमारे विषय को उठाएगा, और हम ठगे से होकर चले जाते हैं सर। यहाँ ईरान पे चर्चा होनी चाहिए थी सर, हल्ला मचा। क्यों सर? क्योंकि गैस के दाम बढ़ रहे हैं और ऑयल की भी दिक्कत सर देश में पैदा हो रही है। जो बिल आते हैं सर, हम उस पर इसलिए बोलना चाहते हैं, हम ये कोई ऐसा नहीं सर कि हमें कोई बहुत जरूरत है यहाँ गिड़गिड़ाने की कि हमें बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि जब इन बिलों को रिसर्च होगी आने वाली पीढ़ियां करेंगी तो हमारा पक्ष क्या था, हमारी आइडियोलॉजिकल हम कहां खड़े थे, ये देश जानेगा, आने वाली पीढ़ियां जानेगी। एनसीआरबी का डेटा जो कहता है सर, लाखों बच्चों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे हत्याएं होती है सर। क्यों नहीं चर्चा होती इस हाउस में सर? क्या उनकी माओ का दर्द नहीं होता पैदा करते? क्या दलित, पिछड़े, आदिवासी सर इंसान नहीं है सर? सर जयसलाल सरोज को सर जला के मार दिया, कफ्ताड़ की मां बेटी को सर अन्याय, और तरुण की हत्या कर दी सर दिल्ली में। आप में मेरा सर दिक्कत ये है हम लोगों की, अगर हम यहाँ नहीं बोलते हैं तो हमारे क्षेत्र के लोग कहते हैं कि बोलना चाहते हैं, यहाँ लड़ते हैं तो हम ऐसे दिखते जैसे हम सर भीख मांग रहे हो, अपमान का घूंट पीते हैं सर हम इस सेशन में कि हम अपनी बात को रख सके, और हम अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाते सर, क्योंकि आप वहां से ऑर्डर कर देते हो कि खत्म करो खत्म खत्म। हमने तो आदरणीय होम मिनिस्टर बैठे, उनसे आग्रह किया कि सर आप चैम्बर में चले जाओ थोड़ी देर, कम से कम हम लोग बोल लेंगे अपने लोगों के विषय के बारे में, क्योंकि जब से वो बैठे हैं जिस तरह के इनसिक्योर आप हो रहे हो वो तो किसी छिपावा नहीं है, बिल्कुल नहीं छिपावा है। मैं तो आग्रह करूंगा आदरणीय गृह मंत्री जी थोड़ी देर बैठ जाए सर। तो हम लोग कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। भगौड़ा इस समय कौन है पूरा देश जान रहा है, भगौड़ों के बारे में मत कहिए। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल के लाइए, पहले उसको निकाल के लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं? मंत्री के बारे में आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, का प्रयोग नहीं करेंगे। आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, ये आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। पूरा देश गैस की लाइनों में खड़ा है, यहाँ पर प्रधानमंत्री गुफा में छिपे हुए हैं, प्रधानमंत्री को निकाल के लाइए। आपने 8 से 10 करोड़ सिलेंडर गांव में आपने बांटे हैं और 10 से 11 करोड़ सिलेंडर के कनेक्शन लोगों ने अपने आप से लिए हैं। 21 करोड़ सिलेंडर के कनेक्शन गांवों में हैं। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, मध्य एशिया के अंदर जो युद्ध चल रहा है इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में, आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है। पूरा देश लाइन में खड़ा है, गांव लाइन में खड़ा है, शहर लाइन में खड़ा है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा है, होटल बंद हो रहे हैं मान्यवर, मोरवी के अंदर गुजरात में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही है मान्यवर। चंद्रशेखर जी, I wish I offer my best wishes to Om Birla. I hope that he will stop the executive encroachment into legislature. I remain neutral. धन्यवाद। Honorable Speaker Birla ji is very kind enough to you. He has given you opportunity. बोलो सर, बोलो सर, प्लीज। धन्यवाद सर। चंद्रशेखर जी, आपने मुझे अविश्वास प्रस्ताव पे मेरी बात रखने का मौका दिया है सर। मैं धन्यवाद फूले, साहू, अंबेडकर, काशीराम साहब, बीपी मंडल साहब, उन तमाम महापुरुषों को जिन्होंने संघर्ष किया, जिनकी वजह से संवैधानिक व्यवस्था आई, और भारतीय संविधान को भी धन्यवाद दूंगा उसके प्रोसीजर को सर, उसकी वजह से आज हम लोग यहाँ हैं। माननीय बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि स्पीकर के कर्तव्यों के बारे में कि स्पीकर को निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए, उसे सदन के नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए और सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि स्पीकर को सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, उसे सदन के सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए और सदन की गरिमा बनाए रखना चाहिए। बाबा साहब ने स्पीकर की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण माना और कहा कि वो सदन के संरक्षक हैं। कभी सर इधर से अव्यवस्था होती है, कभी इधर ये वाले नहीं चाहते सत्ता पक्ष वाले, और हाउस डिजोल्व हो जाता है सर।
और हम जहां से चुन के आते हैं सर, वो लोग उम्मीद करके बैठते हैं कि इस आदमी को वोट दिया है, ये जाके हमारे विषय को उठाएगा, और हम ठगे से होकर चले जाते हैं सर। यहाँ से कितने ऐसे रूलिंग है सर, चाहे वो शॉर्ट नोटिस हो, चाहे हाफ ऑल टाइम हो सर, एडजमेंट मोशन हो सर, आज तक नहीं देखा हमने। कॉलिंग अटेंशन पे अभी तक वो नहीं हुई। 193, 184 सर, इतने हमने दिए, कहीं गायब हो गए, पता ही नहीं चला सर। ईरान पे चर्चा होनी चाहिए थी सर, हल्ला मचा। क्यों सर? क्योंकि गैस के दाम बढ़ रहे हैं और ऑयल की भी दिक्कत सर देश में पैदा हो रही है। जो बिल आते हैं सर, हम उस पर इसलिए बोलना चाहते हैं, हम ये कोई ऐसा नहीं सर कि हमें कोई बहुत जरूरत है यहाँ गिड़गिड़ाने की कि हमें बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि जब इन बिलों को रिसर्च होगी आने वाली पीढ़ियां करेंगी तो हमारा पक्ष क्या था, हमारी आइडियोलॉजिकल हम कहाँ खड़े थे, ये देश जानेगा, आने वाली पीढ़ियां जानेगी, इसलिए हम बिल पे बोलना चाहते हैं, अपना पक्ष रखना चाहते हैं सर। एनसीआरबी का डेटा जो कहता है सर, लाखों बच्चों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे हत्याएं होती हैं सर, क्यों नहीं चर्चा होती इस हाउस में सर? क्या उनकी माओ का दर्द नहीं होता पैदा करते? क्या दलित, पिछड़े, आदिवासी सर इंसान नहीं है सर? सर जयसलाल सरोज को सर जला के मार दिया, कफ्ताड़ की मां बेटी को सर अन्याय, और तरुण की हत्या कर दी सर दिल्ली में। आप मेरा सर दिक्कत ये है हम लोगों की, अगर हम यहाँ नहीं बोलते हैं तो हमारे क्षेत्र के लोग कहते हैं कि बोलना चाहते हैं, यहाँ लड़ते हैं तो हम ऐसे दिखते जैसे हम सर भीख मांग रहे हो, अपमान का घूंट पीते हैं सर हम इस सेशन में कि हम अपनी बात को रख सके, और हम अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाते सर, क्योंकि आप वहां से ऑर्डर कर देते हो कि खत्म करो, खत्म खत्म। हमने तो आदरणीय होम मिनिस्टर बैठे, उनसे आग्रह किया कि सर आप चैम्बर में चले जाओ थोड़ी देर, कम से कम हम लोग बोल लेंगे अपने लोगों के विषय के बारे में, क्योंकि जब से वो बैठे हैं जिस तरह के इनसिक्योर आप हो रहे हैं वो तो किसी छिपावा नहीं है, बिल्कुल नहीं छिपावा है। मैं तो आग्रह करूंगा आदरणीय गृह मंत्री जी थोड़ी देर बैठ जाए सर, तो हम लोग को बोलने का मौका मिल जाए। सर एक सेकंड, आप सबको समय मिल रहा है सर, आप बहुत, आपका सबसे ज्यादा, आप चेक कर लो, सबसे ज्यादा आपका होता है सर। डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया सर, चेयर और पैनल की जरूरत नहीं पड़ती आज, अगर डिप्टी स्पीकर बन जाता सर। जब हम प्रोटेस्ट करते थे तो बहुत सारे आईबी के अधिकारी हमें वहां बाहर मिलते थे सर, आजकल हम उनको अंदर भी देख रहे हैं। क्या स्पीकर साहब को पता है इस बारे में? सर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98 में संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग से सचिवालय का प्रावधान है, ओवैसी साहब उस पर बात कर रहे थे। यह अनुच्छेद संसद के प्रशासनिक और विधायी कार्यों को स्वतंत्र रूप से संभालने के लिए कर्मचारी नियुक्त करने और उनकी भर्ती और सेवा शर्तों को संसद द्वारा कानून बनाकर नियंत्रित करने की शक्ति देता है। लेकिन महोदय पिछले 10-15 वर्षों से लोकसभा में सचिवालय के रिटायर्ड अधिकारी जो चला रहे हैं, जो कि पहले कभी नहीं हुआ, कभी डिस्कस नहीं होता सचिवालय के कर्मचारियों, नहीं सचिवालय के कर्मचारियों को खत्म कर रहा हूं, मुझे बोलने दो सर, बोलने दीजिए ना। आप बोलिए, विधायिका में कार्यपालिका की दखलंदाजी पिछले कुछ सालों में शुरू हुई है, ऐसा स्पीकर साहब पे बोल सकते हैं, सचिवालय के संसदीय अधिकारियों पर से विश्वास उठ गया पिछले कई वर्षों से। यहाँ मैं बताऊंगा इसका रीजन सर, यहाँ पर से भारत सरकार के ब्यूरोक्रेट डिप्यूटेशन पे आ रहे हैं। समाप्त करें, लोग खत्म कर रहा हूं सर, एक पेज है, लोकसभा की स्वतंत्रता को धूमिल करे, क्या इन अधिकारियों सरकार के अधीन कार्य किया है? कई स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में सरकार को संसद की तरफ से निर्देश करने का इन्हें डर लगता है, ये संसदीय परंपरा सर। सर आखिरी पेज सर, 1 मिनट 30 सेकंड दीजिए सर। सर क्यों कह रहा हूं, कितने डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां अभी बैकलॉग है सर, और यहां भी है सर 40% ज्यादा SC/ST OBC के बच्चों के हक। सर 30 सेकंड भी दे रहे आप, 30 सेकंड आप मना कर दिए, मैं तो सच कह रहा हूं। तो आज आप बोल दीजिए। मान्यवर, बहुत सारे बैकलॉग हैं, SC/ST के बच्चों को, OBC के बच्चों को अधिकार मिलना चाहिए, नौकरी रोजगार मिलना चाहिए, इसलिए मैंने इस बात को उठाया। कई वर्षों से लोकसभा में नियमित नियुक्ति भी नहीं हुई, रिटायर्ड कर्मचारियों को रखा है। लोकसभा के कर्मचारियों के निकट में सरकारी, सर हो गया, समाप्त कर रहा हूं, सरकारी घर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आपकी बात खत्म हो गई, अब समाप्त कर दें। सभी मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा, नहीं चलिए, अब सभी माननीय सदस्य कहूंगा कि हर विषय पे हर माननीय सदस्य को आज होने के Further discussion on the working of the Ministry of Rural Development raised by Dr. K. Lakshman on the 10th March 2026. I now call upon the members whose names have been received for the participation in the discussion. माननीय सदस्य श्री संजय सिंह, 9 minutes. धन्यवाद मान्यवर, आपने ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय के विषय पर मुझे अपनी बात कहने का मोहलत दिया, मौका दिया। मान्यवर, मैं अदम गोंडवी जी की चंद लाइनों से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं।
कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। सर, भारत की सरकार ने जब विकसित भारत की कल्पना की है तो उस कल्पना के तहत गांव को कहां रखा है, आपके माध्यम से ये देश को मालूम होना चाहिए। हमारे टोटल बजट का भारत सरकार ने जो पूरा बजट 2026 और 27 के लिए प्रस्तुत किया मान्यवर, उसका मात्र 3.6% बजट ग्रामीण विकास के लिए रखा है। यह स्पष्ट करता है सरकार की मंशा को, यह बताता है कि ग्रामीण विकास के लिए आपकी सोच क्या है, ग्रामीण व्यवस्था को आप कैसे संचालित करना चाहते हैं, कितना विकास वहां पर करना चाहते हैं। मान्यवर, बहुत सारी योजनाएं गांव के विकास के लिए चलाने का दावा सरकार की ओर से किया जाता है। उसमें से एक प्रमुख योजना है जिसका ढिंढोरा भारत की सरकार बार बार पीटती है, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, हर घर जल की योजना, हर घर जल की योजना। वो जल जीवन मिशन क्या है मान्यवर, जिसके ऊपर आप लाखों करोड़ रुपए अब तक खर्च कर चुके हैं। गांव गांव में पाइप से पानी पहुंचाने के नाम पे लोगों से आप पैसा लेंगे, वहां की जनता को मीटर लगा के पैसे की वसूली करेंगे, जो व्यवस्था पहले नहीं थी। उसके बाद आपने गांव गांव में सड़कों की खुदाई कर दी। जो ग्रामीण व्यवस्था के अंदर जिला पंचायत से सड़क बनी थी, ग्राम सभा से सड़क बनी थी, जो गांव के विकास के लिए पैसा लगा था, उसको जल जीवन मिशन के तहत सड़कें खोद के, गांव के रास्ते खोद के उसको बर्बाद करने का काम किया गया। तो जल जीवन मिशन जन जीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। एक तो ये उस मिशन की खासियत है जो सरकार को सोचना और जानना चाहिए। दूसरी बात मान्यवर, मेरा तो कहना छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है ब्रजेश राजपूत जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री का घेराव किया। मान्यवर, अरे मान्यवर, देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसी राज्य से आप भी आते हैं, हम भी आते हैं, उसी राज्य से आप भी आते हैं, हम भी आते हैं। तो अगर एक भ्रष्टाचार के मामले में कोई जानकारी आपके माध्यम से मैं दे रहा हूं तो जानना चाहिए मान्यवर आपको। मान्यवर, रूरल डेवलपमेंट के नाम पे इस जल जीवन मिशन में गांव गांव में टंकियां बनाई गई। उन पानी की टंकियों की हालत जाकर देखिए। वो पानी की टंकियां उद्घाटन से पहले उजड़ जाती हैं, उद्घाटन से पहले उखड़ जाती हैं, टूट जाती हैं, गिर जाती हैं। 5-5, 10-10 करोड़ की टंकियां, पाइपलाइन जो है वो टूट जाती है। तो मैंने तो इसका मामला अब सबसे पहले उठाया था, तब सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, कई मुकदमे मेरे ऊपर उल्टा करा दिया। लेकिन इनके एक विधायक ने मान्यवर अपने ही मंत्री का घेराव कर लिया, ब्रजेश राजपूत जी ने, और बीजेपी के विधायक ने कहा कि इस योजना में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। इसलिए ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। दूसरी बात आते हैं, आपने गांव के अंदर जो तमाम और स्कीम शुरू की और उसकी हकीकत क्या है, कितना बजट निर्धारित किया, कितना खर्च किया। आपने मान्यवर मनरेगा के तहत 25-26 में 86,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया था बजट में, और इस बार 26-27 में आपने 88,000 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए निर्धारित किया। जब आपने 86,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया तो आपकी गारंटी थी 100 दिन की। जब आपने 88,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया तो आपकी गारंटी है 125 दिन की, और आप कह रहे हैं हम 60% भागीदारी करेंगे। पिछले कई वर्षों से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं इस देश के, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मनरेगा की स्कीम में इस सदन के अंदर मैं पूरे जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूं, एक भी साल में 50 दिन से ज्यादा आपने रोजगार नहीं दिया। मनरेगा स्कीम को आपने मारने का काम किया, खत्म करने का काम किया, और उसके बाद आपने कह दिया 40% राज्य सरकारों की हिस्सेदारी होगी। जो राज्य सरकारें ज्यादातर घाटे में चल रही हैं, चलिए वो भी आपने कर दिया जो आपको करना था, आपने स्कीम पास कर दी जी राम जी की। लेकिन मुझे आप जरा कृपा करके बताइए, आपके हिस्से का
125 दिन के हिसाब से रुपया बैठता है मंत्री जी 2 लाख करोड़ रुपए। तो आपने तो निर्धारित ही 88,000 करोड़ रुपए किया है। तो आप इस स्कीम में क्या सोचते हैं, क्या आपकी योजना है और कितना आप बजट निर्धारित करना चाहते हैं? यानी कि आपकी मंशा ही साफ नहीं है कि आप मनरेगा स्कीम को गांव-गांव तक चला सके। इसके बाद मान्यवर आते हैं, एक मिनट माननीय मंत्री। करना चाहता हूं कि जब मैं बोलूं तब आप सुनने जरूर उपस्थित रहना, बोल के चले मत जाना, एक एक चीज का जवाब दूंगा। देखिए मान्यवर, भगौड़ा इस समय कौन है पूरा देश जान रहा है। भगौड़ों के बारे में मत कहिए। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल के लाइए। पहले उसको निकाल के लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं? प्रधानमंत्री के बारे में आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, का प्रयोग नहीं करेंगे। आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, ये आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। पूरा देश गैस की लाइनों में खड़ा है, यहाँ पर शामिल प्रधानमंत्री गुफा में छिपे हुए हैं। प्रधानमंत्री को निकाल के लाइए, प्रधानमंत्री को निकाल के लाइए। मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। इस्तेमाल किया है, ये शब्द ठीक नहीं है। अरे मान्यवर, आप मेरा समय जा रहा है। मान्यवर महोदय, मान्यवर मेरा समय जा रहा है, कृपया करके समय। जी राम जी पर रात को 1:30 बजे तक मैंने चर्चा सुनी और जब उत्तर देने की बारी आई तो विपक्ष भाग गया था। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि रहना जरूर, एक एक चीज का जवाब दूंगा, एक एक चीज का। दूसरी चीज है जो भगोड़ा शब्द है उसको उसमें शामिल नहीं करेंगे। जी मान्यवर, बात करते हैं ग्रामीण विकास की आप बात कर रहे हैं। उज्ज्वला स्कीम के तहत 8 से 10 करोड़ सिलेंडर गांव में आपने बांटे हैं और 10 से 11 करोड़ सिलेंडर के कनेक्शन लोगों ने अपने आप से लिए हैं। 21 करोड़ सिलेंडर के कनेक्शन गांवों में हैं। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, मध्य एशिया के अंदर जो युद्ध चल रहा है इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में, आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है। पूरा देश लाइन में खड़ा है, गांव लाइन में खड़ा है, शहर लाइन में खड़ा है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा है। होटल बंद हो रहे हैं मान्यवर। मोरवी के अंदर गुजरात में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही है मान्यवर। आपने क्या हालत की है। आप राज्यों के साथ न्याय नहीं करते, आप ग्रामीण व्यवस्था के साथ न्याय नहीं करते। आपने बनारस के अंदर 4200 एकड़ जमीन वहां के किसानों की जबरन कब्जा की। 2013 का जो अधिकरण का नियम है वो नियम आपने लागू नहीं किया। वहां लाठियों से किसानों को पीट के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जमीनें कब्जा करने का काम आपने किया। जो पंजाब पूरे देश का पीडीएस सिस्टम चलाता है, 50% भागीदारी पंजाब के किसानों की होती है। आपने पंजाब के रूरल डेवलपमेंट का 8,000 करोड़ रुपए मार के बैठे हुए। आप बताइए क्यों आपने पंजाब का हिस्सा नहीं दिया, क्यों आप वहां के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। बताइए इस देश को और पंजाब के लोगों को। वहां पर बाढ़ आई, आप भी गए थे मंत्री जी वहां पे दुख जताने के लिए। आपने वहां की भयावह परिस्थितियों को देखा था। बावजूद इसके 1600 करोड़ रुपए की मदद आपने घोषित की थी। 16 पैसे आपने पंजाब को नहीं दिए। 16 पैसे। यह आपकी दुर्भावनापूर्ण नीति है जो राज्यों को भुगतनी पड़ रही है, जो देश को भुगतनी पड़ रही है। और ग्रामीण विकास के नाम पर आपने इस देश के गांव में रहने वाली जनता को लगातार धोखा देने का काम किया है, लगातार उनको ठगने का काम किया है। चाहे वो आंगनबाड़ी की स्कीम हो, आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियां, हर काम में उनको आप लगा देते हैं, लेकिन आप उनको पैसा देने के नाम पर आपको हंसी आएगी, हंसी आएगी, हंसी आएगी। आंगनबाड़ी की योजना गांव में ही चलती है, गांव में ही चलती है, हंसी आएगी आपको। मान्यवर, मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं। मंत्री जी ने कहा भागिएगा नहीं, मैं बिल्कुल बैठ के आपकी एक एक बात को सुनूंगा। मंत्री जी, ध्यान से सुनूंगा। जितनी बात मैंने कही है उसका पूरा जवाब दीजिएगा, और अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो मुझे भी उस वक्त बोलने का अवसर दीजिएगा। आप ही अकेले बोलने का अधिकार रखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात मान्यवर, दूसरी बात, इस समय भगौड़ा कौन है, ट्रंप की गुलामी कौन कर रहा है, पूरा देश देख रहा है। माननीय, जो भी चर्चा के दौरान जो भी सदस्य असंसदीय शब्द आया होगा वो शामिल नहीं होगा चर्चा में। अब अगर है तो नहीं होगा, अगर असंसदीय नहीं है तो शामिल होगा।
रिकॉर्ड नहीं आएगा। लेकिन आजकल जो व्यवस्था है वो दूर संचार के माध्यम से चली जाती है, इसलिए ये भी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिसको रिकॉर्ड में नहीं लिया है वो बाहर भी नहीं जाएगा। अब आपने किस चीज को कहा? जिस चीज को सारी व्यवस्था करेंगे, जेल के शिक्षों में रहोगे और रहे और रहोगे। नहीं बोल सकते, आप सीधे बात नहीं करेंगे माननीय सदस्य।